थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने राजनीति शास्त्र के कई पक्षों को डिस्कस किया। पिछले वीडियो में मैंने एक एक तथ्यों को स्पष्ट किया है कि राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति सिद्धांत क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है। फिर मैंने एक एक विचारकों को भी एक्सप्लेन किया था। फिर राजनीति शास्त्र के केंद्रीय विषय दो हैं। एक होता है जिसे मैंने राज्य बताया था, जो परंपरागत राजनीति शास्त्र है उसका केंद्रीय विषय राज्य को माना जाता है, और जो आधुनिक राजनीति शास्त्र है उसका केंद्रीय विषय मानव के राजनीतिक व्यवहार को डिस्कस किया जाता है। मैंने हर पक्षों को आपको समझाया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इस टॉपिक को एनालाइज करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत ही रोचक टॉपिक जो हमारे जीवन से बिल्कुल कोरिलेट है उसको आप बड़े सहज भाव में समझ पाएंगे, ताकि हर प्रश्न बड़े अच्छे से टैकल कर सकें। कोई प्रश्न ऐसा ना हो जो आपकी परिसीमा से परे हो जाए। तो मित्रों, लिखा है लोकतंत्र, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अब तक आप लोग लगातार बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि लोकतंत्र क्या है। आप हमेशा कहते हैं शासन की प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है। लेकिन मित्रों, यहाँ थोड़ा सावधान रहना है। आज हम आपको कुछ नई चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे जो लोकतंत्र को और अधिक रोचक बना देता है। हमें केवल इसे शासन की प्रणाली तक ही सीमित नहीं रखना है। मित्रों, लोकतंत्र तो हमारे जीवन के हर क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम लोकतंत्र को एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें दो विजन हम बना के चलते हैं। एक, डेमोक्रेसी इज मेथड ऑफ लाइफ, या सेकेंड, डेमोक्रेसी इज मेथड ऑफ गवर्नेंस। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी इज आर्ट ऑफ लिविंग। जैसे अगर हम पहली विचारधारा लें लोकतंत्र को, तो मैं पहली विचारधारा लेता हूं डेमोक्रेसी इज आर्ट ऑफ लिविंग। लोकतंत्र क्या है? जीवन जीने की कला है। और एक दूसरी जो परिभाषा आती है वह है डेमोक्रेसी इज मेथड ऑफ गवर्नेंस। लोकतंत्र शासन की प्रणाली है। अब मित्रों, दो बिंदु मेरे सामने आ गए। एक हो गए आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, दूसरा हो गया मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में। तो आप आंख मूंद करके जब भी लोकतंत्र पर विचार करें तो लोकतंत्र से भयभीत मत होइए, डेमोक्रेसी से बिल्कुल भयभीत मत होइए। आप एकदम उत्साह से उसको अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करिए। तो पहली डेफिनेशन लोकतंत्र को ऐसा देना है जो मेरे जीवन के हर पक्षों से जुड़ा रहता है। और दूसरी परिभाषा जो हम बचपन से रटते हुए चले आए हैं, जो बचपन से हम देखते सुनते चले आए हैं, उस पर हम चलते हैं। तो जब भी हम डेमोक्रेसी की परिभाषा देते हैं तो मित्रों, इसमें दो अप्रोच हमारे सामने आ जाते हैं। दो अप्रोच हमारे सामने आते हैं। कहने का मतलब है इस पर जो दृष्टिकोण है, इस पर जो दृष्टिकोण है वो दो रूपों में होता है। एक होता है जीवन जीने की कला के रूप में, एक होता है जीवन जीने की कला के रूप में, और एक होता है शासन की प्रणाली के रूप में। शासन की प्रणाली के रूप में। तो मित्रों, जब भी आप देखिएगा, कहने का मतलब है ये हमारा जो लोकतंत्र है, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। आप कहते हो आर्ट ऑफ लिविंग, इसको कहते हो मेथड ऑफ
गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों आप देख रहे हो कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये इसकी हम दो तरह से डेफिनेशन करते हैं, दो तरह से संकल्पना स्पष्ट करते हैं। एक संकल्पना होती है इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, दूसरी संकल्पना होती है इट इज मेथड ऑफ गवर्नेंस। कहने का मतलब हो गया, एक होती है जीवन जीने की कला के रूप में, दूसरा होता है शासन की प्रणाली के रूप में। तो मित्रों जब भी हमको इसको देखना है, एक एक सेक्शन को हम लेते चलेंगे। जैसे पहला सेक्शन हमारे सामने आता है कि जो लोकतंत्र है यह जीवन जीने की कला के रूप में कैसे है। तो मित्रों इसको आप ध्यान से समझिएगा। जीवन जीने की कला के रूप में लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर निर्णय सर्वसम्मति और बहुमत से लिया जाता है। मित्रों दो शब्द में बोला हूं, एक सर्वसम्मति, दूसरा बहुमत। तो जहां सर्वसम्मति और बहुमत से निर्णय लिया जाता है वहां लोकतंत्र पाया जाता है। जब हम अपने फैमिली में बैठते हैं तब अगर किसी विषय पर हम सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं तो वहां पर पारिवारिक लोकतंत्र मिलता है। जब हम समाज के बीच में बैठते हैं वहां पर हम सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं, सामाजिक लोकतंत्र हमको मिलता है। जब हम आर्थिक क्षेत्र में सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं, आर्थिक लोकतंत्र मिलता है। जब राजनीतिक क्षेत्र में हम सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं तब वहाँ राजनीतिक लोकतंत्र हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से मित्रों पारिवारिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, ये सब के सब डेमोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए पहली डेफिनेशन हमारी होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी इज आर्ट ऑफ लिविंग, दूसरी होनी चाहिए डेमोक्रेसी इज मेथड ऑफ गवर्नेंस। तो पहले सबसे पहले हम लोग जीवन जीने की कला के रूप में ही इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे ढंग से। तो जैसे मान लो हमने जीवन जीने की कला के रूप में जो व्याख्या किया है वहां मित्रों हम दो उपकरण के प्रयोग कर रहे हैं। एक हम सर्वसम्मति बोल रहे हैं, एक हम सर्वसम्मति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा हम बहुमत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये दो उपकरण हैं। मित्रों ध्यान से आप समझिएगा, हम लोग निर्णय तो कई तरह से लेते हैं। जैसे मान लो आप परिवार में बैठे हैं, कोई डिसीजन लेना है, आप अगले की बात नहीं सुन रहे हैं, खुद ही डिसीजन कर देते हैं। परिवार के सारे मेंबर से आप अपेक्षा करते हैं कि मेरे डिसीजन को फॉलो करें। ठीक है, तो एक डिसीजन ये होता है, एक डिसीजन होता है एक दो लोगों से पूछ लिए, फैसला कर लिए। लेकिन मित्रों इसे हम लोकतंत्र नहीं कहते। निर्णय तो हम कई तरह से लेते हैं, इसे हम लोकतंत्र नहीं कहते। जब भी हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ दो चीज़ें अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। क्या क्या? एक तो सर्वसम्मति होनी चाहिए, दूसरा बहुमत होना चाहिए। अगर सर्वसम्मति बन जाता है तो मित्रों यह दी बेस्ट है, सबसे बेहतरीन कंडीशन होती है। कहने का मतलब है ऐसा लोकतंत्र जहां सर्वसम्मति जैसे उपकरण का प्रयोग हो जाए तो वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र होता है। लेकिन ऐसा लोकतंत्र जहां सर्वसम्मति ना हो, कहने का मतलब जहां लोगों के बीच में आम सहमति न बन पाए, अर्थात जहां परिवार के, समाज के, राजनीतिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के सभी जितने मेंबर बैठे हुए हैं सब के सब किसी एक बिंदु पर एक मत ना हो पाए, तो क्या इसका मतलब लोकतंत्र होगा ही नहीं? नहीं मित्रों, लोकतंत्र वहाँ भी होगा, लेकिन वहाँ हमें कोई निर्णय वोटिंग के माध्यम से करवाना पड़ेगा। हम बहुमत का प्रयोग करेंगे, जिस विचार की तरफ लोग ज़्यादा संख्या में होंगे उसी विचार को हम फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब है जीवन में कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में जब हम इन दो उपकरणों का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब एक सर्वसम्मति का प्रयोग करते हैं, दूसरा हम बहुमत का प्रयोग करते हैं, तब वहाँ हमें डेमोक्रेसी जरूर मिलती है। तो आप हमेशा समझिएगा कि जहाँ पर भी हमें ये दोनों उपकरण मिल जाएं वहाँ हम हमेशा डेमोक्रेसी की परिकल्पना करते हैं, लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं। चाहे वह पारिवारिक क्षेत्र हो,
चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, जीवन के जिस क्षेत्र में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाते हैं, कहने का मतलब इन दो उपकरणों में से किसी एक उपकरण के द्वारा लिए जाते हैं, ऐसे स्टेटस को, ऐसे कंडीशन को हम लोकतांत्रिक कंडीशन कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों पहली जो परिभाषा हुई, डेमोक्रेसी इज आर्ट ऑफ लिविंग, यह फर्स्ट परिभाषा मानी जाती है। लोकतंत्र की पहली परिभाषा होती है, बेसिक परिभाषा होती है। यह लोकतंत्र को केवल शासन प्रशासन सरकार तक सीमित नहीं रखती, बल्कि यह हमारे जीवन को बिल्कुल जोड़ देती है और एक लोकतांत्रिक व्यक्तित्व को धारण करने वाले एक सुयोग्य नागरिक को परिभाषित कर देती है। तो इस तरह से मित्रों डेमोक्रेसी को हम जीवन जीने की कला के रूप में भी परिभाषित करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो जब भी हम आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में परिभाषित करेंगे, वहाँ मित्रों दो उपकरण आपका प्रयोग करना है। एक सर्वसम्मति शब्द का प्रयोग करना है, दूसरा बहुमत शब्द का प्रयोग करना है। इन दोनों शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, तब हम उस कंडीशन को लोकतांत्रिक कंडीशन मानते हैं। तो इस तरह से मित्रों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस डेफिनेशन को समझ सके कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। आप कहेंगे डेमोक्रेसी इज आर्ट ऑफ लिविंग, डेमोक्रेसी जीवन जीने की कला है। जीवन के जिस क्षेत्र में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिया जाता है, वहाँ हमें लोकतंत्र मिलता है। चाहे हम परिवार के बीच में निर्णय लें, चाहे हम समाज के बीच में निर्णय लें, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय लें, चाहे हम आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लें, जहाँ पर भी हम इन दोनों उपकरणों में से किसी एक उपकरण का प्रयोग कर लें और उसके आधार पर हम डिसीजन लें, वहाँ लोकतंत्र जरूर होता है। अगर मित्रों इसमें दोनों उपकरणों में से पूछा जाए कि सबसे आदर्श उपकरण कौन होता है, तो मित्रों एक चीज़ आप समझ लो, वह निर्णय सबसे बेहतर होता है जिसमें सर्वसम्मति हो जाती है। कहने का मतलब अगर सारे मेंबर किसी डिसीजन पर एकमत हो जाए तो उससे बढ़िया डिसीजन और क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब जहां सर्वसम्मति होगी वह सबसे बेहतर डिसीजन माना जाता है। अब आता है दूसरा बहुमत। अगर मान लीजिए सर्वसम्मति नहीं बन पाई, सपोज करिए कि जो सारे मेंबर हैं अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बहुमत का प्रयोग करते हैं। जिस विचारधारा के समर्थक ज़्यादा होते हैं उसे हम लोग सीधे सपोर्ट करते हैं और उसी के आधार पर डिसीजन ले लेते हैं, तो वहाँ हम बहुमत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मित्रों आजकल आप देख रहे हो सर्वसम्मत बनाना बहुत कठिन है, यद्यपि यह आइडियल है, यद्यपि यह आदर्श है, लेकिन सर्वसम्मति बनाना बहुत कठिन काम हो गया है। 2, 3, 4 लोगों में सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, एक लंबे सिस्टम में सर्वसम्मति बनाना बहुत कठिन काम हो जाता है। इसीलिए मित्रों लोकतंत्र में प्रायः हम बहुमत शब्द का प्रयोग करते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसी बहुमत शब्द का ही हम प्रयोग करते रहते हैं। तो इस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में आप समझ सकें। अब आता है दूसरा आता है मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में। मित्रों एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब हम मेथड ऑफ गवर्नेंस की तरफ चलते हैं, शासन की प्रणाली की तरफ चलते हैं, तब आपको हमेशा ध्यान देना है कि शासन की प्रणाली ऐसी शासन की प्रणाली जिसमें वास्तविक पावर, वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है और आम जनता उस सत्ता का प्रयोग, उस अधिकार का प्रयोग केवल बटन दबा करके वोटिंग के माध्यम से करती है और शासन एवं प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है। ऐसे सिस्टम को, ऐसे तंत्र को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब जब हम लोग आते हैं शासन की प्रणाली के रूप में, मित्रों मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में जिस समय हम लोग आते हैं, तब उसको हमें देखना है कि शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें वास्तविक पावर, आप देख रहे होंगे कि जिसमें वास्तविक पावर किसके पास होती है, इसमें वास्तविक पावर किसके पास होगी, आप देखेंगे आम जनता के पास होगी, आम जनता में निवास करेगी। अर्थात शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें वास्तविक पावर आम जनता के पास होती है और आम जनता इसका प्रयोग वोटिंग के माध्यम से करती है। अर्थात
आप कह सकते हैं मतदान के माध्यम से करती है, मतदान के माध्यम से करती है, और इस प्रकार से वह शासन प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है। कहने का मतलब हो गया कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वास्तव में एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें यह पावर किसमें निवास करती है, आम जनता में निवास करती है। और आम जनता इसका प्रयोग किस उपकरण के माध्यम से करती है, मतदान के माध्यम से करती है। इसको आप कहते हैं वोटिंग के माध्यम से करती है, जिससे वह शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है। कहने का मतलब मित्रों ये है कि जैसे हम आप हैं, मान लीजिए जैसे इंडिया का उदाहरण हम लोग ले लें। इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कभी कि बेटा इंडिया में लोकतंत्र है, तब आप कहते हो कि सर बिल्कुल लोकतंत्र है। कैसे, तब वो प्रश्न करता है इंटरव्यू में कि अच्छा बताओ, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है लोकतंत्र। आप कहते हो नहीं सर लोकतंत्र है। क्यों है? तब आप दो आधार बताते हो, एक आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में बताते हो, दूसरा मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में बताते हो। आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में आप कहते हो कि सर जीवन का यह एक अभिन्न अंग है, जीवन के जिस क्षेत्र में हम निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लेते हैं वहाँ हमें लोकतंत्र मिलता है। जब परिवार में लेते हैं तो पारिवारिक लोकतंत्र, समाज में लेते हैं सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक क्षेत्र में लेते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक क्षेत्र में लेते हैं तो आर्थिक लोकतंत्र। आप कहते हो इन सब में डेमोक्रेसी हमको दिखाई देती है। उसी क्रम में आप आगे एक्सप्लेन करते हो कि इस रूप में हमें भारत में लोकतंत्र बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ सर्वसम्मति या बहुमत से हर व्यक्ति निर्णय लेता है। अगर सर्वसम्मति नहीं बन पाती तो बहुमत शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं, बहुमत रूपी उपकरण का प्रयोग हम सफलतापूर्वक करते हैं। तो एक तो ये कन्फर्म हो गया कि आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में हमारे यहाँ लोकतंत्र है। दूसरा, आप कहते हो शासन की प्रणाली के रूप में, मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में भी, शासन प्रणाली के रूप में भी भारत में लोकतंत्र है, क्योंकि मित्रों हमारे यहाँ वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है, हमारे आपके हाथों में होती है। हम आप प्रति 5 वर्ष में बटन दबा करके इस शक्ति का प्रयोग करते हैं और शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाते हैं। अब मित्रों शासन और प्रशासन में हम सहभागी कैसे बनते हैं आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ हम बता देना चाहते हैं जब हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, कहने का मतलब जब हम विधानसभा के इलेक्शन में भागीदार बनते हैं तो हम लोग एमएलए को चुनते हैं, एमएलसी को चुनते हैं। विधान परिषद के इलेक्शन में हम लोग जब लोकसभा के इलेक्शन में भाग लेते हैं तो आप देखते हो लोकसभा में हम लोग एमपी को चुन करके भेजते हैं। तो कहने का मतलब है मित्रों कि जो एमएलए एमपी चुने जा रहे हैं, जब ये संसद में केंद्र में जो एमपी होता है, जब वह केंद्र में संसद में बैठकर कानून बनाता है तब वह शासन में सहभागी बन जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सांसद जो हमने निर्वाचित किया है, जब वही मंत्री बन करके बनाई गई नीतियों को एक्टिवेट करता है तब वह प्रशासन का अंग बन जाता है। कहने का मतलब है कि जब वह नीतियां बनाता है, नीति बनाने का काम करता है, नीति निर्माण में सहभागी होता है, उस समय वह शासन में सहभागिता दर्ज करता है। जब नीति को लागू करने में वह शामिल हो जाता है, कहने का मतलब है एक्टिवेट करने में वह शामिल हो जाता है, नीतियों को लागू करने की तरफ वह बढ़ जाता है, तब वह प्रशासन में सहभागी बन जाता है। इस तरह से मित्रों हम लोग शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बनते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं सहभागी बन पा रहे हैं, बल्कि हम पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हमारे प्रतिनिधि जिस समय विधायिका में बैठते हैं, अर्थात विधायन करने वाली संस्था में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, तब वहाँ हम शासन में सहभागी बनते हैं। जब वही लोग बने हुए कानून को लागू करने के लिए मंत्री के रूप में काम करते हैं, तब हम लोग प्रशासन में सहभागी बन जाते हैं। इस तरह से मित्रों लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है।
आम जनता उसका प्रयोग बैलेट के माध्यम से करती है, बटन दबा करके करती है, मतदान के माध्यम से करती है और वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। प्रतिनिधि जिस समय कानून बनाने में भूमिका अदा करते हैं तब वह शासन में सहभागी हो जाता है। वही मतदाता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन में सहभागी हो जाता है। लेकिन जब वही मंत्री बन करके शासन नीतियों को लागू करते हैं तब वही मतदाता अपने मंत्री के माध्यम से कानून निर्माण में कानून को लागू करने में, प्रशासन में सहभागी बन जाता है। इस तरह से मित्रों लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है। आम जनता इसका प्रयोग मतदान के माध्यम से करती है और मतदान करके वह जिन प्रतिनिधियों का चयन करती है, कहने का मतलब जो प्रतिनिधि इलेक्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जो प्रतिनिधि इलेक्ट हो रहे हैं, जिस समय वह नीति निर्माण का काम करते हैं तब वह मतदाता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में सहभागी हो जाता है। जब वो लोग मंत्री के रूप में नीति को लागू करने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं तब वह मतदाता प्रशासन में सहभागी बन जाता है। इस तरह से आप देखते हो भारत में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकतंत्र को जब भी हम परिभाषित करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, आप कहते हो डेमोक्रेसी इज आर्ट ऑफ लिविंग। लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली है, ठीक है, जो जीवन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब जीवन में जब हम सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं तब वहाँ लोकतंत्र मिलता है। तो एक तो हो गया डेमोक्रेसी इज आर्ट ऑफ लिविंग, दूसरी परिभाषा हो गई डेमोक्रेसी इज मेथड ऑफ गवर्नेंस। कहने का मतलब लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है और आम जनता इसका प्रयोग वोटिंग के माध्यम से करती है और प्रतिनिधियों को चयनित निर्वाचित करके शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है। तो मित्रों इस तरह से हमने डेमोक्रेसी की दो परिभाषा देखी, एक आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, दूसरा शासन की प्रणाली के रूप में। अगर हम इंडिया में इस चीज़ को लेकर के चलते हैं, हम भारत के संदर्भ में इसे देखते हैं तो यह दोनों रूपों में भारत में लोकतंत्र दिखाई देता है। मित्रों जब भी कभी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे या कहीं कॉन्फ्रेंस में आप बैठे तो इन दोनों बिंदुओं को जरूर एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत तेज़ी से प्रश्न करता है कि बेटा भारत में लोकतंत्र है कि नहीं है, और इंटरव्यू जो लेता रहता है तुरंत कह देता है मुझे तो लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं है। तब आप सावधान रहिएगा, उसमें आप हाँ में हाँ न मिलाएं, सीधे बताएं कि सर भारत में लोकतंत्र है। यह दो रूपों में दिखाई देता है, एक आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, दूसरा मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में। मित्रों बचपन से आप रटते चले आए कि शासन की प्रणाली के रूप में ही लोकतंत्र हमेशा आपको बताया गया, लेकिन आज आपको समझना है इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। यह जीवन जीने की कला है। जीवन के जिस क्षेत्र में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत, मित्रों भूलना नहीं है, दो उपकरण है, एक सर्वसम्मति है, दूसरा बहुमत है। सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लिया जाए तो वहाँ लोकतंत्र मिलता है। और मित्रों जब हम सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं तब वो बहुत बेहतर आदर्श लोकतंत्र हो जाता है, बहुत बढ़िया लोकतंत्र होता है, स्वस्थ लोकतंत्र होता है। लेकिन जब हम बहुमत का प्रयोग करते हैं तब भी वहाँ डेमोक्रेसी मिलती है। अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए वर्तमान समय में हम सर्वसम्मति का प्रयोग करते हैं कि बहुमत का प्रयोग करते हैं, तो मित्रों आज के समय में सर्वसम्मति बनाना एक बहुत जटिल दुरूह प्रक्रिया बन गई है, इसलिए हम लोग बहुमत का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप डेमोक्रेसी की दोनों डेफिनेशन को समझ गए, एक जीवन जीने की कला के रूप में, दूसरा शासन की प्रणाली के रूप में। तो जब भी मित्रों आपसे कोई प्रश्न पूछे, इंटरव्यू में प्रश्न पूछे, सेमिनार में भाग लेना हो, कॉन्फ्रेंस में भाग लेना हो, कहीं अपने विचारों को प्रस्तुत करना हो या पढ़ाना हो भविष्य में, इन दोनों में आप डेमोक्रेसी को एक खौफ के रूप में मत बताइए छात्रों को। आप डेमोक्रेसी को बिल्कुल एक फेमिलियर कॉन्सेप्ट दीजिए, एक मेथड ऑफ गवर्नेंस, दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में। दोनों तरह से हमको इसको देखना है। तो इस तरह से मित्रों मुझे विश्वास है कि आप लोकतंत्र को समझ गए होंगे। अब हम लोग
लोकतंत्र की शाब्दिक परिभाषा की तरफ चलते हैं। जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें वास्तविक शक्ति आम जनता के हाथों में होती है। तो उसको भी थोड़ा आपको डेफिनेशन समझना है। जैसे मित्रों आप देख रहे होंगे डेमोक्रेसी है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है डीमोस, दूसरा होता है क्रेसिया। क्रेसिया तो इस तरह से आप देखते हो, एक होता है डीमोस, दूसरा होता है क्रेसिया। तो डीमोस का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक इसका मतलब होता है लोकमत, इसका मतलब है लोकमत, इसी को हम जनमत कहते हैं, इसी को हम लोग जनमत कहते हैं। क्रेसिया का अर्थ होता है मित्रों पावर, इसको हम शक्ति कहते हैं, पावर, इसको हम शक्ति कहते हैं। डेमोस एंड क्रेसिया, आप जब भी देखेंगे डेमोक्रेसी यह दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक को हम डीमोस कहते हैं, एक को हम क्रेसिया कहते हैं। ये जो डीमोस है ध्यान से समझिएगा, और ये जो क्रेसिया है, इन्हीं दोनों को मिलकर के डेमोक्रेसी बनी है। डेमोस मीन्स होता है पब्लिक, जनता, लोकमत, जनमत, और पावर मीन्स होता है शक्ति। इसका मतलब हो गया सेम वही परिभाषा मित्रों, आप ध्यान करिए जो परिभाषा मैं आपको बता रहा था कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वास्तविक शक्ति किसमें निवास होती है। ये जो क्रेसिया है किसमें रहती है, उसमें डेमोस में रहती है। ये जो शक्ति है किसमें रहती है, लोकमत में रहती है, आम जनता में रहती है। वही अभी मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी क्या है, शासन की प्रणाली है। आपको अभी मैं यही समझा रहा था, शासन की प्रणाली है। और यह शासन की प्रणाली आपसे डेफिनेशन में पूछ लेता है कि कैसे शासन की प्रणाली है। आप कहते हो शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें वास्तविक शक्ति आम जनता के पास होती है। अभी यही मैंने लिखा था मित्रों, आम जनता के पास होती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो वास्तविक शक्ति है आम जनता के पास में है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने अभी अभी इसका शाब्दिक व्युत्पत्ति आपको समझाया, इसका शाब्दिक व्युत्पत्ति मैंने आपको समझाया कि डेमोक्रेसी शासन की एक प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है। तो मित्रों डेमोस मीन्स हो गया पब्लिक, क्रेसिया मीन्स हो गया पावर। इसका मतलब कि शक्ति किस में रहेगी, डेमोस में रहेगी, पब्लिक में रहेगी, लोकमत या जनमत में रहेगी। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वास्तविक शक्ति आम जनता के हाथों में होती है। अर्थात यह क्रेसिया डेमोस में रहती है, अर्थात यह पावर पब्लिक में रहती है। और जनता उसका प्रयोग कैसे करती है, तो मित्रों जनता उसका प्रयोग निर्वाचन के माध्यम से करती है, चुनाव के माध्यम से करती है। और जिस समय चुनाव हम लोग करते हैं, अर्थात जिस समय हम किसी प्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं, वह प्रतिनिधि दो रूपों में भूमिका अदा करता है। जब वह विधानमंडल में बैठता है तब वह कानून बनाता है, जब वह मंत्री बनता है तब वह कानून निर्माण में सहभागी, कानून को लागू करता है। तो एक तरफ हम कानून निर्माण में भी सहभागी बनते हैं, दूसरी तरफ हम कानून लागू करने में सहभागी बनते हैं। एक तरफ हम शासन में सहभागी हो जाते हैं वोटिंग करके, दूसरी तरफ हम प्रशासन में सहभागी हो जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों जो डेमोक्रेसी है शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है और आम जनता इसका प्रयोग
वोटिंग के माध्यम से करके शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है। तो मित्रों, इस तरह से आप डेमोक्रेसी के अर्थ को बेहतरीन ढंग से समझ पाए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं पूरी दुनिया में यह लोकतंत्र कितने स्वरूपों में पाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो लोकतंत्र है, अगर वैश्विक राजनीतिक चिंतन के पटल पर हम एक दृष्टिपात करें, एक गहन दृष्टिक्षेप करें, तो पूरे दुनिया में यह लोकतंत्र दो स्वरूपों में दिखाई देता है। तो मित्रों, हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। कहने का मतलब यह डेमोक्रेसी दो स्वरूपों में बढ़ जाती है। एक को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, एक को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, एक को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दूसरे को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इसी को मित्रों हम लोग प्रतिनिध्यात्मक, हम लोग इसको प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह से हमने कहा कि डेमोक्रेसी, इसके दो भाग होते हैं। एक को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब मित्रों, पहले हमको इन दोनों को समझ लेना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ लेना है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ लेना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसमें आम जनता सीधे कानून निर्माण और कानून लागू करने में सहभागी बन जाती है। कहने का मतलब यहाँ आम जनता किसी को वोट दे करके प्रतिनिधि नहीं चुनती है। जैसे मान लीजिए हम आप हैं, आम जनता में हैं, हम आप सीधे शासन और प्रशासन में सहभागी बन जाएं, हम किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन और प्रशासन में सहभागी न बन करके सीधे कानून निर्माण और कानून के क्रियान्वयन में सहभागी बन जाएं, तब उसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे सरकार बैठे और वह हमसे सीधे, हम जनता हैं, हमसे सीधे पूछ करके तुरंत कानून बना दे। कहने का मतलब जहाँ पर आम जनता कानून के निर्माण में सीधे सहभागी होती है, किसी के माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी के को प्रतिनिधि बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अर्थात जनता सीधे शासन प्रशासन में सहभागी बन जाती है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य हो गया मित्रों, अगर यह जनता है और यह शासन है, तो कहते हैं जब जनता सीधे शासन में सहभागी हो जाए, बीच में किसी माध्यम की जरूरत न पड़े, तब उसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसी को हम लोग कहते हैं। और मित्रों, आपको पता होना चाहिए आदर्श लोकतंत्र, कहने का मतलब यह जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे सामने मौजूद है, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग आदर्श लोकतंत्र कहते हैं। तो जैसे कभी आपसे कोई पूछे कि बेटा ये आइडियल डेमोक्रेसी क्या है, आदर्श लोकतंत्र क्या है, तब आप बताते हो कि सर आदर्श लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहते हैं। और पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड में है। मित्रों ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में केवल 3 कैंटन में है। कैंटन जैसे हमारे यहाँ जिले के रूप में होते हैं, स्विट्जरलैंड छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना हुआ है।
तो इसलिए वहाँ उनको हम छोटे छोटे टापुओं को कैंटन कहते हैं। सबसे अधिक विकेंद्रीकृत अगर कहीं लोकतंत्र है, सबसे अधिक विकेंद्रीकृत शासन अगर कहीं है तो स्विट्जरलैंड में है। और यह आप देखते हैं कि एक तरह से सबसे शांत देशों की संज्ञा में उसे हम लोग रखते हैं। और स्विट्जरलैंड अगर कभी पेपर में आपसे पूछे कि सबसे आदर्श लोकतंत्र क्या है, तो आप कहोगे जिसमें जनता सीधे सहभागी बन जाए, किसी माध्यम की जरूरत न पड़े, उसे हम सबसे बेहतर लोकतंत्र, सबसे आदर्श लोकतंत्र कहते हैं। सबसे आदर्श लोकतंत्र कौन है? आप कहते हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सबसे आदर्श लोकतंत्र है। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा ये पूरी दुनिया में कहाँ पर है, तब आप कहते हो स्विस। तो मित्रों, जिसे हम स्विट्जरलैंड कहते हैं, उसी को स्विट्जरलैंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्विस कहते हैं। तो हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में भी मित्रों वहाँ पर कैंटन है, छोटे छोटे टापू हैं, सभी कैंटन में नहीं है, क्योंकि वहाँ कैंटन को मिला करके ही स्टेट बनाया गया है। तो सभी कैंटन में नहीं है, केवल 3 कैंटन में है, बाकी सारे कैंटन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ले चुके हैं। फिर भी हमारे पास अवशिष्ट के रूप में, उदाहरण के रूप में यह स्विट्जरलैंड मौजूद है। तो मित्रों, जब कभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर प्रश्न किया जाए कि बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन है या दुनिया में, तो स्विट्जरलैंड सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। फिर दूसरा आता है मित्रों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको ध्यान रखना एक चीज मित्रों यहाँ और समझ लो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक प्रश्न और आता है, पेपर में दे देता है, वह कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं शासक होती है। ध्यान रखना मित्रों, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें जनता स्वयं शासक होती है। कहने का मतलब वहाँ प्रतिनिधियों को चुनने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ जनता सीधे कानून के निर्माण में सहभागी बनती है, इसीलिए जनता यहाँ शासक के रूप में होती है। जब मित्रों हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ आते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ हम आते हैं, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसमें आम जनता सीधे शासन प्रशासन में सहभागी न बने, बल्कि वह निर्वाचन के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करे और प्रतिनिधि ही विधानमंडल में बैठकर कानून बनाए, उसमें मंत्री बन करके कानून को प्रशासित करें। कहने का मतलब लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसमें आम जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन और प्रशासन में सहभागी बन जाती है, तब उस लोकतंत्र को हम लोग प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत है, हम आप हैं मित्रों, हम आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि हमारे यहाँ 133 करोड़ का भारत है और उसमें इतने मतदाता हैं, सीधे वो किसी भी एक स्थान पर बैठ करके कोई राय नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इलेक्शन कराया जाता है। हम लोग केवल मतदाता की औकात रखते हैं, हम शासक नहीं हैं, हम केवल वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं। वही प्रतिनिधि जो MP MLA हमारे बनते हैं, वही आगे कानून निर्माण और कानून के क्रियान्वयन में सहभागी बनते हैं। हम उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून के निर्माण और कानून के क्रियान्वयन में सहभागिता दर्ज करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अगर मुझे समझाना हो, तब इसमें एक चीज हमको और लाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ बीच में हम एक व्यक्ति को और बैठाएंगे। जैसे जनता है, उसके बाद प्रतिनिधि है, जनता है, प्रतिनिधि है, उसके बाद शासन है। आप ध्यान से समझिएगा, जनता ने किसको चुना? प्रतिनिधि को चुना, और प्रतिनिधि किसमें सहभागी बनते हैं? शासन और प्रशासन में सहभागी बनते हैं। अब मित्रों, आप हमारे प्रश्न को बताएंगे कि जनता का शासन से कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? तो आप कहते हो जनता का
शासन से अप्रत्यक्ष संबंध होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जनता सीधे शासन में सहभागी नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता वोटिंग करके अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है, यही उसकी भूमिका खत्म हो जाती है और अब आगे प्रतिनिधि जाकर के शासन संचालित करता है। कहने का मतलब जनता और शासन के बीच में प्रतिनिधि महोदय बैठे हुए हैं, इसलिए जनता और शासन के बीच में डायरेक्ट संबंध ना हो करके जनता और शासन के बीच में इनडायरेक्ट संबंध है। जैसे हम किसी को निर्वाचित करें और वह बंदा जा करके कानून बनाए, तो हमारे और कानून बनाने के बीच में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष संबंध है। इस तरह से मित्रों हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं कि लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसमें आम जनता वोटिंग करके अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और प्रतिनिधि स्वयं शासन और प्रशासन में बैठ करके कानून का निर्माण करते हैं, कानून को लागू करते हैं। यहाँ जनता सीधे शासन और प्रशासन में सहभागी नहीं होती बल्कि इन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन और प्रशासन में सहभागी बनती है। इसलिए जनता और शासन के बीच में अप्रत्यक्ष संबंध है। जबकि मित्रों प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर अगर हम जनता को ले लें और शासन को ले लें तो हम सीधे जनता का संबंध शासन से कर देते हैं, बीच में किसी को बैठाते नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं जनता का सीधा संबंध शासन से है। यहाँ जनता का सीधा संबंध शासन से न होकर के जनता का संबंध प्रतिनिधि से है और प्रतिनिधि शासन और प्रशासन का संचालन करते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ लोकसभा के चुनाव में एमपी को चुनते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव में हम लोग एमएलए को चुनते हैं, तो हम एमपी को चुनते हैं, वही मेरी भूमिका मित्रों खत्म हो जाती है। यही एमपी जब संसद में बैठकर कानून बनाता है तो हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कानून निर्माण में सहभागी बनते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है। और यही सांसद, यही एमपी जब मंत्री बनकर कानून लागू करता है तो हम लोग कानून निर्माण में सहभागी बनते हैं। इसी तरह से आप देखते हो जब हम विधानसभा के इलेक्शन में भाग लेते हैं तो हम लोग एमपी एमएलए को चुनते हैं। एमएलए जब विधानमंडल में बैठता है, राज्य विधानमंडल में बैठता है, कानून निर्माण में सहभागी बनता है, तब हम उसमें खुद एमएलए के माध्यम से कानून निर्माण में हम सहभागी माने जाते हैं। और जब वह मंत्री बनकर कानून को लागू करता है तो हम कानून लागू करने में भी सहभागी माने जाते हैं। तो मित्रों इस तरह से हम लोग सीधे शासन में सहभागी नहीं हैं बल्कि हमारी औकात केवल एक मतदाता की होती है। तो मित्रों यहाँ मेरी औकात केवल मतदाता की है, मतलब आम जनता केवल मतदाता होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप देखें कि जनता की औकात केवल मतदाता की है। वो बेचारे 5 साल के लिए वोटिंग करके हाथ पैर अपना काट लेते हैं और अब प्रतिनिधि कैसा व्यवहार करता है कैसा नहीं करता है 5 साल के लिए वो बिल्कुल बेचारे हो जाते हैं। 5 साल के बाद फिर सबक सिखाने के लिए कसम खा लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, लेकिन पता लगता है अगले व्यक्ति को जब हम जिता कर लाते हैं वो महाभ्रष्ट निकल जाता है। फिर 5 साल हम लोग बेवकूफ़ सिद्ध हो जाते हैं, छले हुए महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि हम यहाँ केवल मतदाता की औकात रखते हैं, केवल मतदाता के रूप में हम मौजूद हैं, क्योंकि हम वोटिंग करते हैं और प्रतिनिधि को चुनते हैं। आगे का सारा काम मेरा प्रतिनिधि करता है, मेरी भूमिका खत्म हो जाती है। लेकिन मित्रों डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम स्वयं शासन और प्रशासन में सहभागी बन जाते हैं। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बढ़िया लोकतंत्र कौन है तो आप कहोगे कि सर वह लोकतंत्र जिसमें हम स्वयं कानून निर्माण और कानून के प्रशासन में सहभागी बन जाएं, वह सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है। तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ट्रिक लगा देते हो। तो मित्रों जब कभी पेपर में आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे आदर्श लोकतंत्र कौन है, सबसे अच्छा लोकतंत्र कौन है, तो मित्रों प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बेहतर सबसे उत्कृष्ट लोकतंत्र है। लेकिन मित्रों सावधान रहना,
पेपर में एक प्रश्न और बन करके आता है कि सबसे प्रायोगिक, सबसे व्यवहारिक लोकतंत्र कौन है, तो पूरे दुनिया में इस आदर्श लोकतंत्र को अगर हम लेकर के बैठें तो मित्रों केवल स्विट्जरलैंड में है और दुनिया के किसी अन्य बड़े देश में या किसी अन्य देश में नहीं है। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में है। तब आप कहते हो कि सर सबसे व्यवहारिक, सबसे बिहेवियरल जो डेमोक्रेसी है वह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कहने का मतलब है सबसे व्यवहारिक लोकतंत्र यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जब भी कभी आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि सबसे आदर्श लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र है, तब आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र भरते हो। लेकिन जब आपसे पेपर में पूछता है कि सबसे व्यवहारिक लोकतंत्र कौन है पूरी दुनिया में, तब आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भरते हो। और भारत समेत जितने भी देश हैं डेमोक्रेटिक, उन्होंने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही स्वीकार किया है। चाहे भारत हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, श्रीलंका हो, जितने भी देश आप काउंट करिएगा जहां पर डेमोक्रेसी है वो सब के सब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड में भी है, केवल स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में भी मित्रों आप जानते हो जैसे वहाँ कैंटन को मिला करके हम देखते हैं उनकी संरचना हुई है। वहाँ आप देखते हो 20 कैंटन और 6 अर्ध कैंटन मिल करके पूरा स्विट्जरलैंड को बनाए हैं। कहने का मतलब है अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड टापुओं से मिलकर के बना हुआ है और ऐसे कई टापुओं को मिला करके बना हुआ है। पता लगता है 20 कैंटन 6 अर्ध कैंटन को मिला करके 20 कैंटन 6 अर्ध कैंटन को मिला करके बना हुआ है। और एक कैंटन से मित्रों 2 प्रतिनिधि आते हैं और 6, ये तो इस तरह से ये 40 हो गए। अर्ध कैंटन से एक प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए 6 हो गए, टोटल 46 वहाँ की संरचना बनती है केंद्रीय कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर हमको समझना है चूँकि पूरा जो स्विट्जरलैंड है छोटे छोटे टापू, कटे पटे टापुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसमें मित्रों केवल 3 टापू ऐसे हैं जिनमें स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और शेष प्रत्यक्ष लोकतंत्र को छोड़ चुके हैं क्योंकि वह आदर्श तो हो सकता है लेकिन मित्रों व्यवहारिक नहीं हो सकता। और हम आज की डेट में ऐसे लोकतंत्र को ही स्वीकार कर सकते हैं जिसमें हमारे समस्याओं के समाधान की क्षमता भी हो, लेकिन मित्रों आदर्श के स्थान पर व्यवहारिकता हो, प्रयोगात्मकता हो, जहां पर हम अपनी समस्या का समाधान प्रभावी रूप से कर सकें। तो इस तरह से हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है, आदर्श लोकतंत्र है। जनता वास्तव में यहाँ शासक के रूप में है, लेकिन फिर भी मित्रों हमारे यहाँ ये बड़ी जनसंख्या निवास करती है, हम सीधे शासन में सहभागी नहीं हो सकते। यहाँ तो अराजकता की कंडीशन बन जाएगी। हाँ, हमारे जैसे बड़े देशों में या दुनिया के अन्य सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। इस तरह से मित्रों हमने डेमोक्रेसी को 2 सेक्शन बांटे, एक को डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरे को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक को प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरे को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे सहभागी बनती है शासन और प्रशासन में, यह एक आदर्श लोकतंत्र है, सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है। इसमें जनता की औकात एक शासक जैसे होती है, एक कानून निर्माता जैसे होती है, इसलिए ये सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है, सबसे आदर्श लोकतंत्र है। लेकिन मित्रों ये सब वहीं संभव है जहां पर जनता बहुत कम हो। हम एक जगह बैठा करके एक समूह बना करके हम राय ले लें, लेकिन जितने भी बड़े देश हैं जहां पर भी जनता अधिक है वहां ये सफल नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में केवल इसका एक उदाहरण मिलता है, स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जनता पहले प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि शासन और प्रशासन में सहभागी बनते हैं। कहने का मतलब हम लोग जैसे एमपी और एमएलए को चुनते हैं और उनके माध्यम से शासन और प्रशासन में सहभागी बनते हैं। तो इसलिए मित्रों सबसे व्यवहारिक लोकतंत्र, सबसे यूजुअल डेमोक्रेसी,
बिहेवियरल डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है और पूरी दुनिया में इसकी प्रासंगिकता समय के सापेक्ष बनी हुई है। समस्या के समाधान में यह एक बेहतरीन शासन प्रणाली साबित हुई है। इस तरह से मित्रों आज मैंने आपको डेमोक्रेसी समझाया है, एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा प्ले किया है। और जब भी शुरुआत में आपको यही समझना है, अपने बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना है, डेमोक्रेसी कोई एक बहुत बड़ी भयानक संकल्पना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन संकल्पना है। ये हमारे जीवन के एक अंग है, हम केवल शासन की प्रणाली मानकर इसकी भूल ना करें। इसलिए मित्रों जब भी डेमोक्रेसी की परिभाषा आपको देनी है, कॉन्सेप्ट लेनी है, दोनों की कॉन्सेप्ट लेना है, एक आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, दूसरा मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में। यह मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन मित्रों जब भी आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा करना तब वहाँ दो उपकरण का जरूर प्रयोग करना, सर्वसम्मति या बहुमत से। कहने का मतलब जब हम जीवन के किसी क्षेत्र में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लेते हैं वहाँ हमें लोकतंत्र मिलता है। परिवार में लेते हैं पारिवारिक लोकतंत्र, समाज में लेते हैं सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक क्षेत्र में लेते हैं तो आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक क्षेत्र में लेते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र। और अगर कभी मित्रों ऐसा पूछा जाए इंटरव्यू में ये प्रश्न आपसे पूछ लें कि बताइए कोई एग्जाम्पल दीजिए, तब आप सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप उदाहरण दे सकते हैं, भारतीय संविधान का उदाहरण दे सकते हैं। भारतीय संविधान में मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और जो डीपीएस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, अर्थात भारत में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, तो ये मित्रों जो मौलिक अधिकार है ये हमको राजनीतिक लोकतंत्र देता है, राजनीतिक लोकतंत्र हमें देता है। और जो डीपीएस है, नीति निर्देशक तत्व जिसको आप कहते हो मित्रों, नीति निर्देशक तत्व, ये हमको सामाजिक, आर्थिक दोनों लोकतंत्र देता है। तब आप कह सकते हो कि आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में अगर हम उदाहरण दें तो भारत में मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र देता है, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र देता है। तो इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के लोकतंत्र मेरे यहाँ मिलते हैं, इसलिए भारत में लोकतंत्र है। दूसरा मित्रों शासन की प्रणाली के रूप में, जैसा मैंने सिखाया था कि डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस मीन्स पब्लिक, जनता, क्रेसिया मीन्स पावर। इसका मतलब कि वास्तविक सत्ता जब आम जनता के हाथों में हो, आम जनता उसका प्रयोग चुनाव के माध्यम से करे, इस प्रकार शासन और प्रशासन में सहभागी बने, तब उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो मित्रों मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और बेहतरीन अनछुए पहलू को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करके प्रश्न को टैकल करने में सक्षम होंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।